नमस्कार, बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस हिंदी प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग 1 सितंबर 2022 के दैनिक क्विज की चर्चा करेंगे, जो कि आपके आगामी संघ लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से लाभदायक सिद्ध हो सकता है। तो दोस्तों, प्रश्नों को शुरू करने से पहले एक महत्वपूर्ण सूचना है कि सभी आईएएस उम्मीदवारों के लिए निःशुल्क कार्यशाला विशेष रूप से हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर लाइव रहेगा। यह 4 सितंबर को सुबह 11 बजे। दोस्तों, यह निःशुल्क कार्यशाला हमारे बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस के वरिष्ठ शिक्षक हर्षमीत सिंह जी के द्वारा लिया जाएगा। वे आईएएस परीक्षा की तैयारी हेतु भारतीय राज्य व्यवस्था विषय के सर्वाधिक लोकप्रिय शिक्षकों में से एक हैं। 6 से अधिक वर्षों के शिक्षण अनुभव वाले श्री सिंह के वीडियो व्याख्यान को यूट्यूब और अन्य प्लेटफॉर्म पर लाखों लोगों द्वारा सराहा गया। और दोस्तों, इस सेमिनार की विशेषताएं यह होंगी कि इसमें प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा की तैयारी की योजना कैसे बनाएं, वैकल्पिक विषय का चयन किस प्रकार करें, समसामयिकी खंड की प्रभावशाली तैयारी किस प्रकार करें और अपना मनोबल किस प्रकार बनाए रखें तथा प्रतिस्पर्धा में आगे कैसे रहें। तो आप लोग जरूर 4 सितंबर को 11 बजे इसमें जरूर शामिल हों और इस तरह से यह बायजूस एग्जाम प्रेप ऐप पर यह लाइव निःशुल्क कार्यशाला आयोजित की जाएगी। दूसरी महत्वपूर्ण सूचना है दोस्तों, साप्ताहिक समसामयिकी के एक्सप्लेन सेशन में इस बार टॉपिक होगा यूरोप में हीट वेव और सूखा। तो दोस्तों, यह प्रत्येक शुक्रवार को रात 8 बजे लाइव प्रसारण होता है। तो आप लोग ज्यादा से ज्यादा इसमें भाग लें और अगर अभी तक आप लोगों ने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट भी करें। अब बढ़ते हैं पहले प्रश्न की ओर। मुख्य सचिव के पद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से गलत है। तो यहाँ पर पहला कथन दिया हुआ है कि इसे वर्ष 1799 में यानी 1799 में भारत के तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा गठित किया गया था। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है क्योंकि 1799 में लॉर्ड कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल नहीं थे, लॉर्ड वेलेजली साहब थे। चूंकि मुख्य सचिव का पद मूलतः ब्रिटिश शासनकालीन केंद्र सरकार की देन है, वर्ष 1799 में तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड वेलेजली ने इस पद का सृजन किया था। दोस्तों, मुख्य सचिव राज्य सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। वह राज्य प्रशासन का प्रशासनिक प्रमुख होता है तथा राज्य के प्रशासनिक पदानुक्रम में उसका सर्वोच्च स्थान होता है। अन्य सचिवों की तुलना में मुख्य सचिव शीर्ष होता है। वस्तुतः मुख्य सचिव सचिवों का प्रमुख है तथा सचिवालय के सभी विभाग उसके नियंत्रण में होते हैं। वह पूरे राज्य प्रशासन का नेता, मार्गदर्शक और नियंत्रक होता है और उसकी नियुक्ति के लिए मुख्यमंत्री उसका चयन करता है। दूसरे कथन में आप देख सकते हैं कि इसका चयन राज्यपाल द्वारा राज्य संवर्ग के वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से किया जाता है। तो यह वरिष्ठ आईएएस अधिकारियों में से किया जाता है लेकिन मुख्यमंत्री इसे चुनता है। तो इस तरह से दूसरा भी कथन गलत है। तीसरा है, मुख्य सचिव के पद को कार्यकाल प्रणाली के संचालन से बाहर रखा गया है। तो यह कथन सही है लेकिन हमें इसमें गलत ढूंढना है। केवल 1 और 2 गलत है। इससे संबंधित द इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है और यहां पर आप देख सकते हैं लॉर्ड वेलेजली यानी 1798 से लेके 1805 के बीच में लॉर्ड वेलेजली थे और उन्हीं के समय में यह मुख्य सचिव पद का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, टोल्ड चीफ सेक्रेटरी टू इन्वेस्टिगेट इफ आई ग्रैब्ड लैंड सेज ममता। दोस्तों, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मुख्य सचिव से संबंधित यहाँ बिंदुवार दिया गया है, इसे जरूर देखेंगे। अब बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर। विकिरण रोधी गोलियों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, यानी एंटी रेडिएशन पिल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं पहला कथन दिया गया है। तो दोस्तों, विकिरण रोधी जो गोलियां हैं 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती हैं। तो इस तरह से यह पहला कथन तो सही है। दूसरा है, गोलियों का सेवन गर्भवती व स्तनपान कराने वाली महिलाओं को छोड़कर सभी आयु के वर्ग, यह कथन सत्य नहीं है क्योंकि यह गोलियां हर किसी के लिए नहीं होती हैं। उन्हें 40 वर्ष से कम उम्र के लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है। गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाओं को भी इनका सेवन करने की सलाह दी जाती है, जबकि यह रेडियोधर्मी आयोडीन के खिलाफ थायराइड की रक्षा कर सकता है और यह विकिरण संदूषण के खिलाफ अन्य अंगों की रक्षा नहीं कर सकता। तो अतः यहाँ उत्तर क्या होगा? केवल 1 सही होगा। तो इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई
हुई खबर है एंटी रेडिएशन पिल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यूक्रेन के जापोरिजिया पावर प्लांट, जिसके बारे में कल भी हम लोग चर्चा किए थे, तो वहाँ पर रिसाव हो सकता है, रेडिएशन फैल सकता है। ऐसे में यूरोपीय संघ ने वहाँ के निवासियों के लिए 5.5 मिलियन एंटी रेडिएशन गोलियों की आपूर्ति करने का फैसला किया है। तो दोस्तों यह एंटी रेडिएशन गोलियां है क्या? तो यह पोटेशियम आयोडाइड की गोलियां हैं और यह विकिरण विरोधी गोलियां विकिरण जोखिम के मामलों में कुछ सुरक्षा प्रदान करने के लिए जानी जाती हैं। देख रहे हैं ना, कुछ सुरक्षा यानी 100% या ठीक नहीं है। उनमें गैर रेडियोधर्मी आयोडीन होता है और थायराइड ग्रंथि में रेडियोधर्मी आयोडीन के अवशोषण और बाद में एकाग्रता को अवरुद्ध करने में मदद करता है। तो दोस्तों क्या यह तरीका फुल प्रूफ है? तो निश्चित रूप से कह सकते हैं कि यह 100% सुरक्षा प्रदान नहीं करती है। और दोस्तों यह हमने बताया ही कि 40 वर्ष से कम उनके लोगों के लिए अनुशंसित किया जाता है। इसमें गर्भवती और स्तनपान कराने वाली महिलाएं भी इसका सेवन कर सकती हैं। अब बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर। निम्नलिखित कथनों में से कौन सा से सही है? पहला कथन है प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 प्रतिस्पर्धा विरोधी समझौतों, उद्यमों और प्रधान स्थिति के दुरुपयोग को प्रतिबंधित और विलय तथा अधिग्रहण को विनियमन करता है। यह कथन एकदम सत्य है। दूसरा कथन है अधिनियम के उद्देश्यों को भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, जिसे एक वैधानिक प्राधिकरण के रूप में स्थापित किया गया, के माध्यम से प्राप्त किया जाता है। दोस्तों यह भी कथन एकदम सत्य है। तीसरा है आयोग का कर्तव्य प्रतिस्पर्धा पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाली प्रथाओं को समाप्त करना और प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देना तथा बनाए रखना और उपभोक्ताओं के हितों की रक्षा करना और भारत के बाजारों में व्यापार की स्वतंत्रता को सुनिश्चित करना है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः उत्तर क्या होगा? डी होगा। इससे संबंधित भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। सोनी जी के विलय से प्रतिस्पर्धा पर असर पड़ सकता है। ऐसे में प्रतिस्पर्धा आयोग ने कहा है कि जांच की आवश्यकता है। दोस्तों सीसीआई ने कहा है कि सोनी और जी एंटरटेनमेंट के विलय के बाद 10 अरब डॉलर का बड़ा टीवी इंटरप्राइज खड़ा होगा, जो कि सौदेबाजी की असीम शक्ति के चलते बाजार की प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है। और इस तरह से दोनों कंपनियों को इसने नोटिस दिया है और इस मामले में और जांच की जरूरत है। तो दोस्तों भारतीय प्रतिस्पर्धा आयोग, तो दोस्तों यह प्रतिस्पर्धा अधिनियम 2002 को एकाधिकार तथा अवरोधक व्यापार व्यवहार अधिनियम 1969 को प्रतिस्थापित करने के लिए किया गया था और इसका उद्देश्य यही है कि एकाधिकार को रोकना, यानी मोनोपोली नहीं होनी चाहिए। अब इस तरह से इन दोनों के मर्ज होने से बहुत सारे जो छोटे चैनल्स हैं उनके लिए यह समस्या उत्पन्न हो सकती है। तो दोस्तों बाजार में भाग लेने वाले व्यक्तियों या संस्थाओं की व्यापारिक स्वतंत्रता की यह रक्षा करता है और यह प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देता है और ऐसे में प्रतिस्पर्धा बढ़ेगी नहीं, घट जाएगी। उपभोक्ता के हितों की यह रक्षा करना, प्रतिस्पर्धा आयोग की स्थापना के लिए रूपरेखा प्रदान करना, यह जो है भारतीय प्रतिस्पर्धा अधिनियम के उद्देश्य हैं 2002 के। दोस्तों एक प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौता क्या है? यहाँ पर दिया है ना, उसमें कथन में दिया था। तो प्रतिस्पर्धी विरोधी समझौते दो या दो से अधिक कंपनियों द्वारा एक ही बाजार में कीमतों को तय करने या भंडार को कम करने के लिए किए गए समझौते हैं, ताकि अपने अनुकूल बाजार में हेर फेर किया जा सके, जिसका अंतिम उपभोक्ता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। तो ऐसे में सीसीआई यहाँ पर सजग है। प्रतिस्पर्धा आयोग ने अपनी 21 पेज की नोटिस में कहा है कि शुरुआती जांच यही बताती है कि जो प्रस्तावित डील है उसके बाद बाजार में एक बेहद मजबूत वेंचर खड़ा होगा जो अन्य कंपनियों की प्रतिस्पर्धा को नुकसान पहुंचा सकता है और इस डील से देश में 92 चैनल का अकेला नेटवर्क तैयार होगा, जबकि इसे सोनी के 86 अरब डॉलर के ग्लोबल रेवेन्यू और 211 अरब डॉलर के एसेट्स का भी सहारा मिलेगा। ऐसे में हो सकता है कि नया वेंचर अपने चैनल की कीमतें बढ़ा दे और अन्य प्रतिस्पर्धियों पर भी दाम बढ़ाने का दबाव आए। तो इस तरह से सीसीआई ने दोनों कंपनियों को नोटिस का जवाब देने के लिए 30 दिन का समय दिया था। अगर उनके जवाब से सीसीआई संतुष्ट नहीं होता है तो मामले में आगे भी पूछताछ की जा सकती है। अब बढ़ते हैं उपचुनाव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी भी रिक्त को भरने के लिए उपचुनाव पद के रिक्त होने की तारीख से 6 महीने की अवधि के भीतर आयोजित किया जाना चाहिए।
यह कथन एकदम सत्य है। यदि कोई पद रिक्त हो जाता है, चाहे वह राज्यसभा का हो, लोकसभा का हो, विधानसभा का हो या विधान परिषद का, या त्यागपत्र देता है, तो उस पद को भरने के लिए 6 महीने के भी अवधि में चुनाव कराया जाता है। यह कथन एकदम सत्य है। इसका उल्लेख भारत के संविधान में मिलता है। दोस्तों, यह कथन असत्य है। उपचुनाव का उल्लेख भारत के संविधान में नहीं है। दोस्तों, चुनाव आयोग आर्टिकल 324 से लेकर 329 के बीच में है और भारत में आम चुनाव, उपचुनाव, मध्यावधि चुनाव 3 प्रकार के चुनाव होते हैं, जबकि उपचुनाव को अमेरिका में विशेष चुनाव कहा जाता है। तो यह जो आम चुनाव है, यह प्रत्येक 5 वर्ष पर होता है। और दोस्तों, मध्यावधि चुनाव कब होता है? जब सरकार गिर जाती है या विश्वास मत हासिल करने में नाकाम रहती है, ऐसे में मध्यावधि चुनाव कराए जाते हैं। और उपचुनाव तब होता है जब उस पद पर व्यक्तिगत व्यक्ति अगर त्यागपत्र दे देता है या मृत्यु हो जाती है या उसे हटा दिया जाता है, तो ऐसे में उस रिक्त पद की भर्ती के लिए 6 महीने के अंदर चुनाव कराया जाता है। तो इस तरह से यह दूसरा कथन असत्य है। तीसरा है, यदि किसी रिक्त के संबंध में किसी सदस्य का शेष कार्यकाल 1 वर्ष से कम है, तो ऐसे में उपचुनाव कराने की आवश्यकता नहीं है। यह भी कथन एकदम सत्य है। अतः आंसर क्या होगा? 1 और 3 होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं त्रिपुरा से राज्यसभा के लिए उपचुनाव, और यहाँ आप देख सकते हैं बेयर एक्ट में दिया गया है कि 147 में कैजुअल वैकेंसी इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स, यानी यह काउंसिल ऑफ स्टेट के लिए 147 में है, 149 में है कैजुअल वैकेंसी इन द हाउस ऑफ द पीपुल, कैजुअल वैकेंसी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली 150 में, और 151 में है कैजुअल वैकेंसी इन द स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल, यानी राज्य विधान परिषद, राज्य विधानसभा और इस तरह से लोकसभा और राज्यसभा 147 में है। तो इस तरह यह बाई इलेक्शन कराया जाता है। अब बढ़ते हैं 5वें प्रश्न की ओर। 2022 में आया हुआ प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एच.एन. सान्याल समिति की रिपोर्ट के अनुसार न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। यह कथन एकदम सत्य है, क्योंकि न्यायालय की अवमानना यह न्यायालय की शक्ति है और कि वह अपने गौरव और सम्मान की रक्षा करना। न्यायालयों की अवमानना अधिनियम 1971 में शक्ति को विनियमित किया जाता है, लेकिन प्रतिबंधित नहीं है। तो एच.एन. सान्याल समिति की सिफारिश पर न्यायालय अवमानना अधिनियम 1971 पारित किया गया था। तो ऐसे में यह पहला कथन सत्य हो जाता है। दूसरा कथन है, भारत का संविधान उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को अपनी अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति प्रदान करता है। दोस्तों, यह निश्चित रूप से है। अनुच्छेद 129 के तहत कोर्ट की अवमानना है, उसमें आपने देखा होगा। तो यह दूसरा कथन भी सत्य है, यानी कह सकते हैं कि भारत का संविधान सर्वोच्च न्यायालय और हाई कोर्ट को स्वयं की अवमानना के लिए दंडित करने का अधिकार देता है। उच्च न्यायालयों को अपने संबंधित क्षेत्राधिकार के तहत निचली अदालतों के लिए अवमानना को दंडित करने की शक्ति है। तीसरा कथन है, भारत का संविधान सिविल अवमानना और आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। दोस्तों, यह कथन असत्य हो जाता है, क्योंकि भारत का संविधान किसी भी प्रकार की अदालत की अवमानना, न तो दीवानी अवमानना और न ही आपराधिक अवमानना को परिभाषित करता है। इसलिए कथन 3 गलत हो जाता है। हालांकि संविधान के अनुच्छेद 129 ने सर्वोच्च न्यायालय की स्वयं की अवमानना को दंडित करने की शक्ति प्रदान की है। अनुच्छेद 215 ने उच्च न्यायालयों को संबंधित शक्ति प्रदान की है। तो न्यायालय की अवमानना अधिनियम 1971 में दीवानी और फौजदारी दोनों अवमाननाओं को परिभाषित किया गया है। और चौथा कथन है, भारत में न्यायालय की अवमानना के विषय में कानून बनाने की शक्ति संसद के पास है। दोस्तों, यह कथन एकदम सत्य है। तो चौथा कथन सत्य, अतः 1, 2 और 4 सही है। अतः उत्तर क्या होगा? बी सही होगा। अब बढ़ते हैं आज के फैक्ट ऑफ द डे में, एनडीपीएस एक्ट। यह भी इंडियन एक्सप्रेस में आई हुई खबर है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि नोटिफिकेशन स्पेसिफाइंग स्मॉल क्वांटिटी एंड कॉमर्शियल क्वांटिटी, इसे आप देख सकते हैं। तो चर्चा में है कि 1 जून को 29 किलो भांग और 400 ग्राम गांजा रखने के आरोप में गिरफ्तार एक व्यक्ति को जमानत देते हुए कर्नाटक उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा है कि नारकोटिक्स, ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस, जिसे एनडीपीएस एक्ट कहते हैं, में कहीं भी भांग को प्रतिबंधित पेय या निषिद्ध नहीं कहा गया है। इस तरह से बरामद गांजा
व्यावसायिक मात्रा में कम होने के कारण आरोपी को 2 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत दे दी गई है। तो दोस्तों यह एनडीपीएस एक्ट 1985 है क्या? तो इसमें मादक औषधि, मनोदैहिक पदार्थों से संबंधित निर्माण, परिवहन और खपत जैसे कार्यों पर प्रतिबंध लगाता है। और दोस्तों इस अधिनियम के तहत कुछ अवैध गतिविधियों का वित्त पोषण जैसे भांग की खेती, मादक औषधि का निर्माण या उनसे जुड़े व्यक्तियों को 10 से 20 वर्ष का कठोर और कम से कम 1 लाख रुपए के जुर्माना से दंडित किया जाता है। यह कुछ मामलों में मृत्यु दंड का भी प्रावधान करता है, यानी बार बार अगर व्यक्ति अपराध कर रहा है एक ही व्यक्ति तो। और इस अधिनियम के तहत ही 1986 में नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो का भी गठन किया गया था। तो दोस्तों इस लेख के माध्यम से यहाँ पर दिया गया है कि भांग और कानून, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 1985 में अधिनियमित एनडीपीएस अधिनियम मुख्य कानून है जो ड्रग्स और उनकी तस्करी से संबंधित है। अधिनियम के विभिन्न प्रावधान चिकित्सा वैज्ञानिक उद्देश्यों को छोड़कर प्रतिबंधित दवाओं के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, कब्जे, उपभोग, खरीद, परिवहन और उपयोग पर दंड लगाया जाता है। तो दोस्तों एनडीपीएस एक्ट को पौधों के उन हिस्सों के आधार पर एक मादक दवा के रूप में परिभाषित करता है जो इसके दायरे में आते हैं। जैसे चरस सुना होगा, तो अलग किए गए राल जो रेजिन होता है किसी भी रूप में चाहे कच्चा या शुद्ध भांग के पौधे से प्राप्त किया गया हो, तो इसमें केंद्रित तैयारी और राल भी शामिल है जिसे हशीश तेल या तरल हशीश के रूप में जाना जाता है। इस तरह से गांजा भांग के पौधे के फूल या फलने वाले शीर्ष यानी बीज और पत्तियों को छोड़कर शीर्ष के साथ नहीं होते, चाहे वह किसी भी नाम से जाने या नामित हो। पौधों की पत्तियों से बनने वाले भांग का एनडीपीएस एक्ट में जिक्र नहीं है, ये ध्यान रखेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर महत्वपूर्ण यही हो जाता है कि एनडीपीएस एक्ट की धारा 20 अधिनियम में परिभाषित भांग के उत्पादन, निर्माण, बिक्री, खरीद, आयात, अंतर्राज्यीय निर्यात के लिए दंड का प्रावधान करती है। निर्धारित सजा जब्त की गई दवाओं की मात्रा पर आधारित है, यानी उल्लंघन जिसमें कम से कम 100 ग्राम चरस और हशीश या 1 किलो गांजा शामिल है। इसके परिणाम स्वरूप कठोर कारावास की सजा 1 वर्ष तक हो सकती है या जुर्माने जो 10,000 रुपए तक हो सकता है। और एक वाणिज्यिक मात्रा में 1 किलो चरस या हशीश 20 किलो गांजा के लिए कम से कम 10 साल का कठोर कारावास जिसे 20 साल तक बढ़ाया जा सकता है, जिसमें जुर्माना 1 लाख रुपए से कम नहीं है लेकिन 2 लाख रुपए तक हो सकता है। तो इस तरह से यह भी महत्वपूर्ण था। अब दोस्तों आज का अंक यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूं कि आज का भी ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा। यदि अच्छा लगे तो प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।